नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद धीरज सर पे। आज हम विज्ञान के 10वीं के विज्ञान के मॉडल पेपर को कवर करने वाले हैं, जिसमें पूरे 80 ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो आइए हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर करें और दोस्तों में साझा करें। देखिए, अगर आपका जो भी सजेशन हो ना तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, आई गेस आपको अच्छे से दिख रहा हो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है। तो क्या संबंध है, फोकस दूरी और आर में क्या संबंध है, आपने पढ़ा होगा। क्या होता है, आर आर इज इक्वल टू क्या होता है, 2f, यानी कि आप लिख सकते हो f इज इक्वल टू आर अपॉन 2, यानी कि यहाँ से आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो आंसर हो जाएगा लाल रंग, यानी कि विकल्प सी। पांचवा क्वेश्चन है आपका, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। देखिए, मानव आंख की रेटिना द्वारा जो प्रतिबिंब बनाई जाती है ना, वो वास्तविक तथा उल्टी होती है, यानी कि विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आकाश का रंग जो है वो नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। आंसर हो जाएगा कि केवल अवतल दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। आप इतना याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के माध्यम से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो छोटा हमेशा बनता है, और समतल दर्पण की बात करें तो काल्पनिक और बराबर बनता है हमेशा। आठवां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा कि अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। नौवां क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। देखिए, 10वां क्वेश्चन है, इसका विकल्प हो जाएगा आपका डी, यानी कि मैक्सवेल महोदय ने दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, यानी कि विकल्प ए। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। आंसर हो जाएगा इसका ए, कि श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। आंसर हो जाएगा काल्पनिक होती है। नेक्स्ट है आपका कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 14 के लिए आपका हो जाएगा आंसर सी, कि 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी कि आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अपसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 16 का ए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए, और अभिसारी किसको कहा जाएगा, तो आप इसका विकल्प ले लीजिएगा बी, यानी कि उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपसारी लेंस किसको कहा जा रहा है, तो हम लोग विकल्प ए सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, देखिए यहाँ से आप विकल्प देखिए, लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है, यानी कि 17 के लिए विकल्प हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किस नेत्र का, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आइरस जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है।
अगला प्रश्न है 19 नंबर कि 1 HP बराबर होता है, तो 1 HP आपका बराबर होता है 746 वाट के, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विशालक शीशा यानी कि जिससे अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास होता है एक उत्तल लेंस, माफ करिएगा, आइए, मैग्नीफाइंग लेंस क्या होता है? एक उत्तल, हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? एक उत्तल लेंस, यानी कि आपका विकल्प बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है आपका कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें जो गतिशील कण होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? 22 का बी सही जवाब हो जाएगा, आवेश का। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाट के बराबर है? तो वाट के बराबर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 23 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जूल प्रति सेकंड। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एम्पियर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है ना, यहाँ पे देखिए ये रहा आपका आंसर, क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए अगर आपने हमारे बायोलॉजी का पूरे 200 वीडियो का सीरीज अगर आपने कंप्लीट किया होगा तो आप देख सकते हैं कि वहां से सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। अच्छा, कौन सी अभिक्रिया होगी? तो आप बोलिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, यानी कि चलिए नेक्स्ट है आपका निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पे आपको विकल्प देखने को मिल जाएगा 28 के लिए। देखिए एक मिनट, मैं थोड़ा इसे सेट कर ले रहा हूँ, शायद हो जाए, काफ़ी छोटा हो जा रहा है। चलिए अंग्रेजी के क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं थोड़ा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि आपके 28 के लिए विकल्प क्या हो जाएगा? ए, जो कि है कॉपर। कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। 29 नंबर प्रश्न है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? आपका विकल्प हो जाएगा यहाँ पे देखिए DCaOH2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? यानी कि पीएच मान क्या होगा? तो 30 का देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब पीएच मान उसका 7 से अधिक, यानी कि 11 और 10 से, अर्थात विलयन कैसा है? क्षारीय है। और जब क्षारीय है तो वह लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देता है, अर्थात विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एल्काइन में कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए 32 का ए C6H12O6। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर प्रश्न कि उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं, तो सोडियम लवण कौन कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहां से ए, साबुन। नेक्स्ट है आपका CHO। अच्छा देखिए यहाँ पे CHO के बारे में बोल रहा है कि अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं हम लोग? तो 34 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ए, एल्डिहाइड। नेक्स्ट है आपका कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो देखिएगा आप जब किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर अगर आप जाएंगे तो उसका त्रिज्या क्या होता है? घटता चला जाता है, यानी कि 35 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका
कि निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो अधातु गुण के अनुसार अगर हम इसे बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर। 36 के लिए आपका हो जाएगा, पहले तो आ जाएगा ये देखिए लिथियम, यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन आपका बी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। देखिएगा कि सिलिकॉन क्या है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो 38 के लिए देखिए कह रहा है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, आंसर हो जाएगा सी यानी कि सोडियम। नेक्स्ट है आपका कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टिहरी बांध का निर्माण कहाँ किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। तो देखिए केरोसिन में डुबोकर तो आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा आंसर क्या 39 का बी यानी कि सोडियम। नेक्स्ट है आपका अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, देखिए सर्फ एक्सेल भी बनता है, शैम्पू भी बनता है, इजी सर्फ भी बनता है, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आंसर कि सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो किसका उपयोग देखिए खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीएनजी। नेक्स्ट है कि ये जो आपको एक समीकरण दे रखा है और कह रहा है कि यह किस चीज का उदाहरण है, ऑक्सीकरण है, अपघटन है, उदासीनीकरण है या फिर विस्थापन है। तो देखिए साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि यह इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया होके यह 2CuO का निर्माण कर रहा है, अतः यह कैसी अभिक्रिया है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो देखिए कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो 45 के लिए आपका आंसर, अच्छा इसे थोड़ा एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन इससे तो मिल रहा है हमें। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो देख लीजिए यहाँ से 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन तो हो गया, यानी कि ये भी सही है, ये भी क्या है, संतुलित है। यहाँ पे देखिए 2K, तो यहाँ पे आपको 2K, क्लोरीन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 आपको मिल रहा है यहाँ से। और देखिए ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन यहाँ से 3 दूनी 6, यानी कि ये भी है क्या, संतुलित है। तो सिर्फ बच जाता है विकल्प बी, कि विकल्प बी क्या है आपका, संतुलित नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। देखिए बच्चों जैसा सवाल है एकदम कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो आपको पता है कि पीएच मान कितना होगा 7। 7 से अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि जैसे ही 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, विलयन क्या होता जाएगा, क्षारीय होता जाएगा, और जैसे ही कम होता जाएगा यह विलयन कैसा होता जाएगा, अम्लीय होता जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ व्हाट, वीक एसिड। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए CH3COOH, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट अयस्क है। तो क्रायोलाइट किस चीज का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। देखिए होता क्या है कभी कभी, जैसे आपको फर्स्ट मान लीजिए कि फर्स्ट सेटिंग में पूछ लिया क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो आपने बोल दिया एल्यूमिनियम का। तो सेकंड सेटिंग में क्रायोलाइट नहीं पूछ के आपसे क्या पूछ लेगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो यह भी किसका हो जाता है दोस्त, यह भी एल्यूमिनियम का ही अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पोटेशियम की परमाणु संख्या है। देखिए कितना बच्चों जैसा सवाल है कि पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 19।
नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, यानी कि IUPAC नाम है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम। तो 50 के लिए आंसर हो जाएगा आपका ए कि मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है, तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा, तो 51 के लिए आपका आंसर हो जाएगा, देखिए सी हो जाएगा C2H2OH। नेक्स्ट है आपका कि एल्काइन कौन है, तो एल्काइन कौन हो जाएगा, तो 52 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ए कि C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी कि C12H22O11। क्वेश्चन नंबर 54 कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या क्या है, तो देखिए 54 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, तो आप बोलेगा कि देखिए ट्रिपल बॉन्डिंग बनता है, तो यानी कि सहसंयोजक बंधन की संख्या क्या है, 3 है। नेक्स्ट है आपका कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, तो कौन से बीज का उपयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं अंकुरित बीज का उपयोग। नेक्स्ट है मानव वृक्क यानी कि किडनी जो है किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो 56 के लिए आपको देखिए साफ साफ दिख रहा है कि किडनी किस चीज का हिस्सा है, तो आप कह दीजिएगा उत्सर्जन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो जैसे जाइलम जैसे जल, देख लीजिए यानी कि पानी, जाइलम पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है आपका कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, आंसर हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। और लेते हैं हम लोग क्या, तो हम लोग लेते हैं श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 59 कि फलों के पकने को निम्न में, ये रहा क्वेश्चन कि फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, माफ करिएगा, फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, तो 59 का आंसर हो जाएगा सी कि इथिलीन से नियंत्रित किया जाता है, इथिलीन। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 60 का ए, यह डेंड्राइट है। नेक्स्ट है आपका निम्नांकित में कौन सा आपातकाल हार्मोन है, तो कौन आपातकाल हार्मोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 61 के लिए आंसर हो जाएगा आपका एड्रिनॉल। चलिए अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो 62 के लिए आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि चबाना। अगला है मानव में गर्भ की अवधि कितनी है, तो मानव में गर्भ की अवधि क्या है 270 दिन, जिसे हम लोग 9 मंथ्स के भी नाम से जानते हैं। अगला है आपका 64 के लिए कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी कि गंगा एक्शन प्लान कब हुआ शुरू, 1985। अच्छा इसके लिए आपको कहीं कहीं पे 1986 भी देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे चूंकि विकल्प में देख लीजिए 1986 कहीं नहीं है, ये देखिए 1983 है, 1971 है, 1973 है, 1985, तो हम लोग टिक करेंगे क्या 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, आंसर हो जाएगा 65 का ए यानी कि ईस्ट में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, बेहद आसान सवाल, देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या है टीबी और ये आपका निमोनिया, यानी कि टीबी और निमोनिया दोनों क्या है श्वसन तंत्र से ही संबंधित बीमारी है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। 67 नंबर प्रश्न है आपका कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो किसका नहीं कर पाते हैं, ये सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है, तो ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका हाइपरटेंशन, यानी कि 68 का विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए क्या है, ये रहा कि निम्न में
परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो देखिए परजीवी पादप का जो उदाहरण है वह क्या है? यह है कसकुटा। अच्छा, कसकुटा शायद आप इस नाम से थोड़ा सा वाकिफ ना हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अमर बेल के भी नाम से जानते हैं, अमर बेल। तो ये आपको पता ही होगा, यह किस चीज के उदाहरण? तो परजीवी पादप के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो देखिए जो 70 का विकल्प हो जाएगा, यानी कि जो लेट सपोज यह हमारा हर्ट है, तो हर्ट के जो नीचे वाले हिस्से यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा यानी कि जो निलय होता है, निलय से क्या किया जाता है? खून को शरीर में, संपूर्ण शरीर में रक्त को पंप किया जाता है, यानी कि 70 का विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, निलय द्वारा। अगला है कि हाइड्रा में, यानी कि 71वां प्रश्न है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की जो विधि है, देखिए यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको मतलब पुनर्जन्म भी देखने को मिल सकता है और मुकुलन, तो हम यहाँ पे मुकुलन लेके चलेंगे, विकल्प ए। 72 नंबर क्वेश्चन है कि जनन संचारित रोग है, तो जनन संचारित रोग क्या है? आंसर हो जाएगा आपका 72 का डी, इनमें से सभी। यानी कि देखिए आपका सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गुनोरिया भी है, अतः हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका कि मनुष्य की सबसे बाहरी भाग है, तो मनुष्य सॉरी माफ करिएगा, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज, यानी कि विकल्प ए। 73 के लिए विकल्प ए। अगला है आपका कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह ए में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 74 के लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? कि ब्लड समूह ए में विकल्प सी, यानी कि विकल्प यानी कि कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इंसुलिन कौन नहीं नियंत्रित करता है। देखिए ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एक्चुअली हमें गलती लग रही है, ये नहीं यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। अब होगा क्वेश्चन कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा ए की इंसुलिन। नेक्स्ट है आपका पादप वृद्धि हार्मोन है, तो पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 का देखिए आंसर हो जाएगा क्या? ए कि जिबरेलिन। नेक्स्ट है आपका 78 कि हार्मोन श्रावित होता है, तो हार्मोन श्रावित होता है 77 का ए अंतःस्रावी ग्रंथि से। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं हम लोग कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो पूरे 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको यह वीडियो सहयोगी लग रहा है कि आपके एग्जाम में ये वीडियो सहयोग दे रहा है, तो मैं आप लोग सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। देखिए अगर आपका किसी प्रकार का सजेशन हो तो वो हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अधिक जानकारी के लिए जो हमारा वेबसाइट है www.bharatvidyapith.org पे आप वेबसाइट विजिट करके भी जो भी आपके डाउट्स हो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा कि एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है, बिल्कुल मेल हार्मोन है। अच्छा, एस्ट्रोजन अगर पूछता तो आंसर मेरा क्या हो जाता कि एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, जबकि एंड्रोजन क्या है? एक मेल हार्मोन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80 कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल ने चुना था, यानी कि 80 का विकल्प ए हो जाएगा सही जवाब। यहां से आपका
पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ऐसे ही और विषय के ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप इस चैनल पे बने रहें। हर रोज इस पे एक नए विषय का ऑब्जेक्टिव अपलोड किया जाता है। जैसे कि कल हमने मैथ्स का कर दिया है। अगर आपने अभी तक मैथ्स का नहीं दिया है देखा है तो मैंने मैथ्स का जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके मैथ्स को जरूर कवर करें, क्योंकि देखिए हो सकता है कि यहाँ से आपको यानी कि इस जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप अपने तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हैं तो जरूर ये सारे प्रश्न को आप कंप्लीट करें, बिकॉज दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ गिवन बाय बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड। सो आप इसे ज़रूर कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए, जब तक के लिए धन्यवाद। आपने और अपने दोस्तों में इसे वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है।